अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैट्रिक्स मीडिया के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा फोकस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ताज़ा तरीन बल्दियाती इलेक्शंस हैं। उसमें बहुत सारी चमगोयाँ हुई, तजिए हुए। इसी हवाले से हमने सोचा कि मैन ऑन ग्राउंड बहुत सारे लोगों में से एक सीनियर वज़ीर अमीर तैमूर झगड़ा साहब से बात की जाए कि इन इलेक्शन से, नताइज से पार्टी ने क्या सीखा है और आने वाले दिनों अगले दौर के लिए और आइंदा इलेक्शंस के लिए, जो बड़े इलेक्शंस हैं उनके लिए पार्टी ने क्या कोई सबक हासिल किए हैं। ताज़ा तरीन जो झटका लगा है इसको खैबर पख्तूनख्वा में। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि जो बल्दियाती इलेक्शन, उसमें आप क्या समझते हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं? देखिए, पहले तो ये साफ ज़ाहिर है कि ये वो रिज़ल्ट नहीं है जो हमारी ख्वाहिश होगी। 4-5 वजूहात हैं और यकीनन हम उनसे सीख के वापस आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मुल्क को याद रखना चाहिए कि ये बल्दियाती इंतखाब था। हमारे फ्रंट रनर्स डायरेक्टली खड़े नहीं थे और ये उन 3 साल के बाद एक बल्दियाती इंतखाब था जिनमें पहले मुल्क को एक फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा और उसके बाद कोविड की वजह से एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें ग्लोबली दूसरे जंग अज़ीम के बाद, बल्कि 1930 की ग्रेट रिसेशन के बाद, ग्रेट डिप्रेशन के बाद, ये सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट रिसेशन थी, यानी मईशत जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी और जगहों पे भी एक महंगाई का नैरेटिव बना। ऑब्वियसली उस महंगाई ने जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी को मुतासर किया और मेरे ख्याल में उसका एक क्लियर इम्पैक्ट आया। लेकिन ये वाहिद वजह नहीं थी। जैसे खान साहब ने कहा अपनी ट्वीट में, मेरे ख्याल में कि पार्टी की जो स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस हैं जिससे कैंडिडेट सिलेक्शन होती है, उसमें बहुत से कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक भी थे लेकिन कहीं पे गलत भी थे। तो मेरे ख्याल में जो 15 और 25 या 30 सीट्स के दरमियान फ़र्क हो सकता है वो कैंडिडेट सिलेक्शन से हो सकता है। तीसरी चीज़ जो एक टैक्टिकल वजह है, वो मैं कहूँगा लेकिन काफ़ी ज़रूरी वजह, और इंशाअल्लाह वो दूसरी फेज़ से पहले हम करेक्ट करेंगे, वो ये है कि ये पैरेलल में तहसील नाज़िम के इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस जो पहली बार हो रहे थे, और साथ में विलेज काउंसिल्स के इलेक्शंस, जहाँ पे हमने ये फैसला किया, क्योंकि ओरिजिनली सिस्टम डिज़ाइन था विलेज काउंसिल्स का पार्टी लेस, और हमारे इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स थे और जो इलेक्शन का टाइमलाइन मिला, हमने ये मुनासिब समझा कि हम नीचे जो है वो टिकट्स ना दें। हमने 99% जगहों पे विलेज काउंसिल्स पे टिकट्स नहीं दिए। मैंने पेशावर में 2 हलकों पे डिटेल्ड एनालिसिस किया और हमारा जो विलेज काउंसिल पे जो हमारे उम्मीदवारों का वोट बैंक है, वो तकरीबन तहसील या सिटी मेयर के कैंडिडेट्स के मुकाबले में 2 गुना या उससे भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में जो हमने नीचे काउंसलर्स को और जो हमारी वर्कफोर्स थी उनको आज़ाद छोड़ा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आया कि वो अपने कैंपेन में बिज़ी हो गए। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ऊपर कोई डबल क्रॉसिंग की हो, लेकिन उन्होंने ऊपर वो वोट नहीं मांगा जो उन्होंने अपने लिए मांगा। लेकिन इसमें एक बार ये भी कहा जाता रहा कि आम आदमी अपने रिएक्शन या रिस्पांस देता है जो मौजूदा सूरत हाल है वोट की सूरत में, उसके पास एक ही हथियार है। और एक और बड़ी वजह बताई गई, उसमें आपके कुछ साथियों ने उसका एतराफ़ भी किया कि भांजे, भतीजे, बहन, भाई को जो बड़े सीनियर लोग थे उन्होंने टिकट दिए और लोगों ने गुस्सा, महंगाई का गुस्सा उन पे भी निकाला कि किस तरह भाई, भांजे, भतीजों को ये सामने ले आए। तो आप समझते हैं कि वाक़तन ये एक बहुत बड़ी गलती थी, लोगों ने एहसास नहीं किया टिकट बांटते हुए कि आम लोगों को सामने लाना चाहिए। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जो, जैसे मैंने कहा, अगर अवाम ने नाराज़गी का इजहार करना था, हमारे ख्याल में उसमें महंगाई का एक बड़ा फैक्टर था। हालांकि मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है जो ग्लोबल महंगाई की एक लहर आई है उसको मिटिगेट करने की।
और काफ़ी कामयाबी से, लेकिन वो नैरेटिव आम आदमी को समझाना आसान नहीं है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जब हालात जायज़ या नाजायज़ तरीके से भी जो है वो आम आदमी के लिए बुरे हो, आई थिंक सिर्फ जो है वो तकरीरों में समझाना मुश्किल होता है। और ये याद रखें कि 8 साल से हम सूबे में हुकूमत में, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से ये कहना जो है वो मुश्किल होता है कि आप पीछे किसी को ब्लेम कर सकें, राइट। हालांकि महंगाई जो है या जो नेशनल इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, शायद उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाथ ना हो, लेकिन उसने हमें इम्पैक्ट किया। जो दूसरी आपने बात की कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में, देखें ये कहीं ना कहीं इशू होता भी है और हुआ भी, और बहुत सी जगह पे नहीं भी होता। कहते हैं कि हाइंडसाइट इज़ 20/20, कि जब एक चीज़ हो जाती है फिर हर कोई एक्सपर्ट बना के तज्ज़िये जो है वो करता है। मैं आपको 1-2 मिसालें जो है वो दे सकता हूँ। मेरे ख्याल में काफ़ी डिबेट हुई पेशावर के मेयर की सीट पे। पेशावर के मेयर पे सीट पे जो कैंडिडेट आया वो कंसेंसस पे आया। एक मैं और मिसाल दे सकता हूँ, जो मेरी होम तहसील थी, तहसील चमकनी, जहाँ पे एक टिकट अलॉटमेंट प्रोसेस में 3-4 हम MPAs MNAs ने मशवरा किया। जो कैंडिडेट आया वो शायद वो कैंडिडेट ना होता जिसे मैं सिलेक्ट करता, लेकिन उसके बाद आप ये MNA से पूछ सकते हैं, आप ये MPA से पूछ सकते हैं, जितनी कोशिश मैंने की उतनी की जितनी मैं अपने लिए कर सकता था। तो ये फैक्टर्स जो है वो होते हैं, लेकिन ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि हम सीखें, कुछ कोर्स करेक्शन करें और आगे भी बढ़ने का एक रास्ता निकालें। क्योंकि एक खुशाइन बात है, देखिए, जो मेरे ख्याल में अगर आप वोट बैंक को जो है वो एनालाइज करें, तो रिलीजियस पार्टीज़ ने अपना वोट बैंक निकाला, हमारा जो वोटर था वो खामोश रहा, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल हरीफ जमातें होनी चाहिए, ANP, पीपल्स पार्टी, PMLN, इनको बिल्कुल वोट नहीं पड़ा। ANP पेशावर में 1 सीट उठाई है, हमने भी 1 सीट उठाई है। ANP 4 सद्दा में क्लीन स्वीप हुई है, मर्दान में 1-2 सीटें उठाई हैं और सवाबी में 1-2 सीटें उठाई है। अगर इन हालात में भी ये ट्रेडिशनल पार्टीज सीट नहीं उठा सकती, मेरे ख्याल में इसका मकसद के इसका मतलब कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का जो ट्रस्ट है इमरान खान साहब पे वो हटा नहीं। हमने सिर्फ आखिरी 2 साल में देखना है कि हमने अपना नैरेटिव और अपनी कोशिश और कैसे बेहतर करनी है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पे बहुत सारी इस्लाहात हुई हैं, बशमूल सेहत कार्ड के, उससे बेशुमार लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। बाहर बैठे हुए लोगों को उसका एहसास नहीं है, मकामी तौर पे लोगों को फ़ायदा उसका ज़रूर होता है, और ख़ुद हमें भी मालूम है, बेशुमार हमारे जानने वाले हैं जिनके इलाज भी हुआ, मुफ्त इलाज हो गया। ये आप समझते हैं कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सके हैं कि आपकी जेब पे जो असर पड़ रहा है वो उससे कहीं कम है जो आपके इलाज की सूरत में हुकूमत ने उठाया है? मैं ये समझता हूँ कि हम ये भी सही तरह नहीं समझा सके कि जो आपकी जेब पे या आपकी ज़िंदगी पे असर पड़ सकता था, उस सब को हमने मिटिगेट करके कोशिश की कि कम से कम पड़े। आप देख लें, इंडिया में जब ये रिसेशन आई कोविड की वजह से, तो 10% से ज़्यादा इकॉनमी टैंक हुई। यहाँ पे एक छोटी सी डिप के बाद आपने 4% ग्रोथ देखी। आप देखें कि जो ऐसी सूरत हाल में इंडिया में इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन की एस्टिमेट है कि 40 लाख अमवात हुई हैं, 40 लाख, और यहाँ पे पाकिस्तान में 28,000। आप जो है इस तरह से देखें कि जिस तरह से खान साहब की गवर्नमेंट ने करंट अकाउंट डेफिसिट या एक्सपोर्ट्स या टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया, जिससे बिजनेसेस चल रहे हैं, या आप कारखानों में देखें कि जगह नहीं है, या जो रिफॉर्म करना है इकोनॉमी को ठीक करने का,
उसकी शॉर्ट टर्म तकलीफ होती है, और ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली एक वक्त में इकट्ठी हुई। तो अब आप ठीक कह रहे हैं कि हम ये नैरेटिव समझा नहीं सके। ये नैरेटिव समझाना आसान भी नहीं है पब्लिक में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुल्कों की बातें ना सुनाएं, हाँ जी, आप अपनी बात करें आप कि आपने क्या एग्जैक्टली आप ये भी देखें कि जो सिर्फ सेहत कार्ड नहीं, जो अभी आगे जो एहसास सब्सिडी प्रोग्राम, एहसास राशन प्रोग्राम आ रहा है, जो पहली बार सब्सिडीज़ को गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी की तरफ टारगेट कर देगा, जो तारीख में नहीं हुआ। ये सारी इनकलाबी चेंजेस हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि कहते हैं कि हमेशा जो है जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे ख्याल में एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखें, जो रिफॉर्म का एजेंडा है या पाकिस्तान को ठीक करने का एजेंडा है, उससे हम हट नहीं सकते। लेकिन शायद लोगों ने एक बार हीट निकालनी थी। इंशाअल्लाह ये 2023 के लिए भी हमारे लिए एक वेकअप कॉल होगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो हमारी गवर्नेंस हो, चाहे वो हमें अपना नैरेटिव बेहतर बेचना हो, चाहे वो जो है वो चीज़ें हैं जो आम आदमी को तकलीफ़ पहुंचाती हैं, कि उस पे मज़ीद उनको कैसे हम जो है वो रिलीफ दे सकें। और इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में आप फ़र्क जो है वो सिर्फ 2023 में नहीं, लेकिन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का सेकंड राउंड है उसमें भी देखेंगे। ये बताएं कि ये नताइज फितरी हैं या इसके पीछे कोई इनविजिबल मोहरिकात नहीं? देखिए, अगर आप मेरे से ये भी पूछें कि पार्टी में किसकी गलती थी या नहीं थी गलती, ना मैं उस टाइप का आदमी हूँ कि इसका जवाब दूँ। नताइज फितरी थे या नहीं थे फितरी, ना मैं इस टाइप का आदमी हूँ कि उसका जवाब दूँ। डिफीट, हार एक्सेप्ट करनी चाहिए, सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, पेशावर के मेयर के इलेक्शन के लिहाज से पैसा उसमें बहुत ज़्यादा चला। आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट, बल्कि जो विनिंग कैंडिडेट हैं, उनके वालिद साहब की वीडियो है ऑन द रिकॉर्ड, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने 20 करोड़ रुपए का खर्चा किया। उनके लिए क्या है, किस चीज़ पे किया है? लेकिन अगर सियासत इस चीज़ को जो है वो गिर जाएगी तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो यही जो रिलीजियस पार्टी है, जो जिनके लीडर आजकल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि उन्होंने जाके गांव-गांव में ये कहा, और एक साहब की वीडियो है जो वो कह रहे हैं कि जिस बैलेट बॉक्स में एक पार्टी सिंबल के लिए वोट ना निकले तो वो जो है वो गांव कुफर में शामिल हो जाएगा। तो अगर हम इस्लाम के नाम पे ये सियासत करते हैं तो ये भी हमारे लिए वेकअप कॉल होना चाहिए। और जो लिबरल पार्टीज खुश हो रही हैं इस टाइप की सियासत की जीत पे, तो उनको भी ज़रा आईने में देखना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए खुश हो रही है। अलमिया शायद पाकिस्तान का यही है कि वो लोग जिनको होना नहीं चाहिए था, उनकी जीत पे वो लोग खुश हो रहे हैं जो मार्जिनलाइज हो गए हैं। चलें, इसी वजह से एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा था कि एक तरफ रिवायती सियासत है, पावर पॉलिटिक्स, जिसमें लोग समझते हैं कामयाबी के लिए कोई भी हरबा आप इख्तियार कर लें, जायज़ नाजायज़ कामयाबी होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक पार्टी है जो कम से कम पहली मरतबा कोई पार्टी है जिसने आम आदमी के लेवल पे, आम शहरी के लेवल पे जाके इस्लाहात का कोई सिलसिला शुरू किया, वहाँ से पुशबैक भी मिल रहा है। तो इसके दरमियान अब बैलेंस करना किस हद तक आसान या मुश्किल है कि पावर पॉलिटिक्स का आप शिकार भी ना हो और साथ में आप जिस मकसद का ऐलान कर रहे हैं वो हासिल भी करें आप? देखिए, मेरे ख्याल में तीन कंपोनेंट्स हैं सियासत के, उनमें एक से हटना चाहिए, दो जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। एक है रिफॉर्म की सियासत, गवर्नेंस की सियासत, और वो मेरे ख्याल में हमें अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करके देखना चाहिए कि हम और भी कैसे तेज़ कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ 2018 के रिजल्ट की एनालिसिस करें तो क्यों पीटीआई का वोट बैंक डबल हुआ? रिवायती सियासतदानों ने तो डबल नहीं किया। डबल इसलिए हुआ कि जो 13 में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने गवर्नेंस और परफॉर्मेंस की बेसलाइन देखी,
और फिर जो 18 में छोड़ी उसमें फ़र्क साफ जाहिर था। उसका फ़ायदा जो है वो पीटीआई के हर कैंडिडेट को हुआ, और जो रिवायती एक एक वोट के पीछे जो है वो ख़रीदने की कोशिश करो, लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करो, रिवायती हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश करो, उसमें ना पड़ना पड़ा। अगर हमने रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म के लिए एक हवा या एक विंड जो अंग्रेज़ी में कहते हैं उसका क्रिएट करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली 2018 के बाद हमने बहुत बड़े कदम किए, जिसमें सबसे बड़ा सेहत कार्ड है, लेकिन सिर्फ वो नहीं, जो हम हॉस्पिटल्स में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिफॉर्म कर रहे हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। आप बीआरटी बस ले लें, आप स्वात मोटरवे की कंप्लीशन ले लें, आप हज़ारा मोटरवे की कंप्लीशन ले लें, ये सारी जो चीज़ें हैं, आप जो हमारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से स्पेंडिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट पे कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट है। लेकिन ये तेज़ करना होगा, स्लो नहीं करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसके साथ मेरे ख्याल में कुछ एक कंपोनेंट है रिवायती सियासत का जो कि भी कंटिन्यू करना ज़रूरी है, वो है वो छोटी चीज़ें जो आम इंसान को उसकी तकलीफ़ को कम करती है। बिजली का निज़ाम नहीं ठीक, अगर 12-12, 18-18 घंटे बिजली नहीं होती, तो मुझे कोई जो है वो शौक़ नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी तख्ती का ट्रांसफार्मर लगाऊं या नहीं, लेकिन ये इश्यूज़ हमने सॉल्व करने हैं। किसी की जो है वो गली जो है वो अगर पक्की नहीं है, सुबह वो उठता है कीचड़ वाली सड़क होती है, ये बेसिक डेवलपमेंट है जिसको पता नहीं क्यों एक्सपर्ट्स जो है वो गलत समझते हैं, लेकिन ये आम आदमी की ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी डबल डाउन करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए इम्तियाज़ साहब, एक चीज़ जो मेरे ख्याल में ज़रूरी है वो ये कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो ये सीख ले कि इस मुल्क को चलाने का अगर एहतसाब हमारा होगा तो फिर अकाउंटेबिलिटी जो है वो सिस्टम में भी हम अपनी रखें, और अपने डिपार्टमेंट्स को और ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी हम ही करें, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तो बेसिकली परफॉर्मेंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होगी, लेकिन एहतसाब हमारा ही होता जाएगा। लेकिन जो तीसरा कंपोनेंट है, जहाँ पे लोग हाथों से जॉब्स बांटते हैं या समझते हैं कि हम जो है वो मेरिट से दूर जाके पर्सनलाइज तरीके से लोगों के लिए काम करें, ये एक कंपोनेंट है। देखें, अगर इसका फ़ायदा होना था तो पिछले साल इसी बजट में हमने 37% जो है वो सारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। हमने जो है इस टाइप के जो है वो जो स्टाइपेंड्स दिए, हमने जो ना जो है या जो इस टाइप के प्रोग्राम्स हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो कौन से, और ना इनसे हवा बनती है, और ना इनसे जब आवाम को गुस्सा या मायूसी होती है कि उन्होंने आपको वोट देना होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो खान साहब की कन्विक्शन है कि हमने मुल्क को रिफॉर्म करना है, उसमें ज़रूर रिवायती कैंडिडेट्स भी होंगे, उसमें रिफॉर्मिस्ट्स भी होंगे। आपको परफेक्शन कहीं पे नहीं मिल सकती, लेकिन हम रिफॉर्म के एजेंडा पे, गवर्नेंस पे और आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने पे इम्पैक्ट करेंगे। मेरे ख्याल में लोग खुद समझ जाएंगे। और एक जो इसमें अच्छी बात अभी ये होगी अगले 2 साल में, जिसने 20 करोड़ रुपए लगा के भी मेयर की सीट ले ली, उसके परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा। तो अगर कुछ लोगों की यादाश्त कमज़ोर हुई है तो हम ज़्यादा आसानी से दिखा सकेंगे कि खान साहब और उनकी टीम की, और महमूद खान साहब और उनकी टीम की एफर्ट्स और गवर्नेंस का क्या रिज़ल्ट होगा। और जो रिवायती सियासतदान या जो वो लोग जो इस्लाम के नाम पे वो सियासत करते हैं जो कि ज़्यादती है, तो उन सब का भी पता चल जाएगा। बिलाशुबा दुरुस्त का तैमूर झगड़ा साहब ने, एहतसाब होता है वोट की सूरत में, एहतसाब होता है रिफ़ॉर्म की सूरत में। बहुत सारे काम किए हैं पीटीआई की हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान, जैसे आपने तैमूर साहब की ज़बानी सुना। लेकिन उनका चैलेंज बारला भी होगा कि आइंदा साल 2 साल के दौरान किस तरह आवाम को, आम आदमी को बावर कराया जाए कि
उन जो कुछ हुआ है उनके हक में हुआ है, भले वो पार्टी को वोट दें या ना दें, लेकिन ये कन्विंस करना आम आदमी को आसान नहीं है। ये चैलेंज रहेगा कतई नज़र इसके कि ये पार्टी इस्लाहात में यकीन रखती है, ये पार्टी पावर पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है, ये पार्टी मेरिट की बुनियाद पे मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि बाकी तमाम जमातें भी ना इस्लाम का नाम लें, ना पावर पॉलिटिक्स का सहारा लें, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाएं वोट हासिल करने के लिए। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपने आरा से हमें इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।